नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर जो कि हम कर रहे हैं श्री आचार्य दुष्यंत जी के साथ में, जो कि आज बहुत ज्यादा बातें करेंगे हम आयुर्वेदा के बारे में। तो आयुर्वेद आपके साथ में जुड़ा हुआ है जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे तब तक। तो आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा समझते हैं, कैसे हम अपने जीवन के अंदर इससे और फायदे उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और बहुत ही आभारी हूँ आज मुझे आपने आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। आचार्य जी, वैसे तो हम सारे ही लोग शुरुआत से आयुर्वेदा के बारे में पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, पर कंप्लीट नॉलेज हमें नहीं हो पाती है। और साथ साथ में एलोपैथी बहुत ज्यादा प्रचलित है, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद में बहुत सारे परहेज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग आयुर्वेद को अपना नहीं पाते। पर आफ्टर कोविड हमने ये देखा है कि बहुत लोगों ने स्विच किया है एलोपैथी से आयुर्वेदा की तरफ, और उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स आयुर्वेदा। उसका कारण भी यही है कि लोगों को समझ में आने लग गया है कि हमारे खुद के जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर इसका बहुत महत्व है, और साथ में हम इससे बहुत सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ के अंदर ठीक कर सकते हैं। और हमारे घर के अंदर ही इतने सारे मसाले हैं, इससे हमें इतनी सारी इम्यूनिटी मिली जिससे हम कोविड से आसानी से बाहर निकल पाए। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए, आयुर्वेदा एक तरह से जीवन पद्धति है जी। कोविड से पहले भी और कोविड से बाद में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है जी। आप देखिए, कोविड में सबसे ज्यादा लंग्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को ब्रीदिंग की, सांस लेने की समस्या बहुत ज्यादा हुई है। आपके घर में ही इलाज है, पिपली का यूज किया है लोगों ने, काली मिर्च का यूज किया है, उसके अंदर दूसरी जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया है, एलोवेरा जूस का प्रयोग किया है जी। आप देखिए, उनको पूरा पूरा आराम हुआ है और उन्होंने कोविड से रिकवरी की है। बिल्कुल उसी तरह ये एक छोटा सा भाग है, छोटा सा पार्ट है आयुर्वेद का। रोग होने से पहले ही अगर हम जीवन पद्धति में उसे अपना ले तो रोग हो ही नहीं। एक तरह से आयुर्वेदा जीवन पद्धति है। आपको जीवन में कोई रोग नहीं होगा यदि आप कुछ औषधियों का प्रयोग कर लेंगे, योग कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, रोग होगा ही नहीं। और आयुर्वेद ने अपने आप को एक तरह से स्थापित किया है जी। जो प्राचीन परंपराएं हैं उसको उसने अपने रिजल्ट्स देकर लोगों को प्रभावित किया है। हमारे इतिहास में इतने ग्रंथ लिखे गए हैं आयुर्वेद के ऊपर, चरक संहिता है, बहुत सारी ऐसी संहिताएं हैं जिससे अलग अलग चीजों का इलाज होता है। और सिर्फ पेड़ पौधों की इतनी डीप रिसर्च करने से हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, और क्या आपको, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति इस टाइप के प्रोफेशन में आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। देखिए, आयुर्वेद योग के लिए और मंत्र चिकित्सा के लिए मैं अपने गुरुजी को श्रेय देना चाहूंगा जी। करीब 16 वर्ष का मुझे एक्सपीरियंस है गुरु सेवा का। उन्होंने सिखाया किस तरह आप योग को, आयुर्वेद को अपने जीवन में लेकर आइए, किस तरह इन सब चीजों को अपनाने से आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, आपके छोटे मोटे या फिर बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। देखिए, गुरुजी की तो ऐसी अनुकंपा रही है, उन्होंने इस तरह हमें सिखाया है, एक तरह से गढ़ा है कि रोग होगा ही नहीं। फिर भी कई बार कुछ, जैसे कुछ वायरस के रोग होते हैं या कुछ वातावरण के रोग होते हैं, अगर हमारे अंदर आ गए तो हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है उन आयुर्वेदिक औषधि से, योग से, कि हम उससे लड़ सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। और अगर पहले से ही सेवन करें, यदि कोई रोग नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, आपको जुकाम रोज रहता है, पोल्यूशन से आप प्रभावित है, सांस लेने में तकलीफ है, घर से एक मसाला उठा लीजिए, पिपली जी, काली मिर्च उठा लीजिए, थोड़ी सौंठ डालिए, उसे उबाल लीजिए और आप महीने में 2 बार इसका सेवन करें। देखिए, आपके लंग्स की क्षमता बढ़ जाती है, आप खुल के काम करते हैं, जुकाम नहीं होगा आपको। जुकाम जब होता है कम से कम 15 से 20 दिन आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इतना करके देखिए, साइड इफेक्ट तो कोई होगा ही नहीं और आप ठीक भी हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें इतना प्रभाव डालती है। जी। कोविड के टाइम में हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया,
सबसे पहले हमने वो ग्रुप बनाया था सबके लिए कि कभी भी कोई मेडिसिन या कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, सबने अपने अपने इनिशिएटिव्स लिए थे। तो हमने भी एक किसी तरीके से ग्रुप बनाया कि कभी भी किसी को जरूरत होती है तो हम सारे कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। फिर कोविड का प्रभाव और बढ़ता रहा, फिर वो ग्रुप जो हो गया वो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया। धीरे धीरे करते करते वो बहुत ही कम होता गया क्योंकि रिक्वायरमेंट स्केर्सिटी चीजें बहुत कम होने लगी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि एक्स साइंटिस्ट हैं एम्स के साथ में, उनसे मेरी डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा कोविड बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे कोविड तो पहले भी था। मैंने कहा इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग वो करें। कह रहे कोविड प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा अगर डेथ्स नहीं हो रही और कोविड स्प्रेड हो रहा है ये हमारे लिए अच्छी चीज है। कह रहा अगर डेथ्स हो रही है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। कह रहा कोविड सबको हो जाए, अगर डेथ्स नहीं है तो नॉर्मल है। कह रहा जुकाम ही तो है। बिल्कुल। तो वायरस है, वायरस बॉडी में आता है, टाइम लेता है। अगर उनकी बात मेरे को एकदम से स्ट्राइक कर गई आपकी बातों से कि अगर आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा इसका। जिसकी इम्यूनिटी कम है या वीक है तो उसको इंपैक्ट होना, जैसे यूएस के अंदर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारी डेथ्स हुई, यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ, पर इंडिया के अंदर हम देखें तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा है वो नामात्र पड़ा है। और क्योंकि हमारे घर के अंदर ही हमारे जो दिनचर्या में जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही अच्छा खाना खा रहे थे। तो हर्ब्स बहुत सारी होती है, हल्दी है, जीरा है और बहुत सारी मिर्ची है। मतलब हमने अपने जीवन शैली के अंदर वो सब चीजें हम ऑलरेडी कर रहे थे जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। बिल्कुल। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी कुछ विशेष औषधियों का यूज करते थे हमेशा। हल्दी का प्रयोग हमारे हर एक भाग में है जी। खाने के हर एक भाग में है। मुलहटी का प्रयोग करते हैं, पिपली का प्रयोग करते हैं, तेज पत्ता का हम प्रयोग करते हैं बहुत ज्यादा। और आप थोड़ा बाहर आइए, जब स्किन डिजीज हो जाती थी तो हम नीम का उपयोग करते थे जी। आपने देखा है समय के अनुसार लोगों ने इन पौधों को एक तरह से गमलों में उगाना, क्यारियों में उगाना बंद कर दिया जी। और धीरे धीरे इनका उपयोग हटा दिया और हम एलोपैथिक मेडिसिन लेने लगे जी। एलोपैथी अपनी जगह सही है, इमरजेंसी में या फिर भयानक या बड़े रोगों में ठीक है, पर आयुर्वेद का लक्ष्य है कि रोग होने ही ना दिया जाए जी। आप नीम का यूज करें, त्वचा रोग नहीं होगा। हल्दी का यूज करें, प्रयोग करें, बाहर लगाए स्किन पे या फिर सेवन करे दूध के साथ, पानी के साथ, तो स्किन रोग नहीं होगा। आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा, आपका रंग जो स्किन का कलर है वो भी चमकीला होगा, सुंदर हो जाएगा एक तरीके से। आप पिपली का सेवन करें, वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। ये तीनों इम्बैलेंस होते हैं तभी रोग बनते हैं, तभी शरीर की स्थिति खराब होती है। हल्दी सबसे बेस्ट माध्यम है वात, पित्त, कफ बैलेंस करने के लिए। उसके साथ पिपली ऐड कर ले, सभी घरों के मसालों में वो प्रयोग होती है। हाँ, याद रखे जो आज फैशन बन चुका है ना, हम चटनियां खाते हैं जी, एसेंस डाल के फास्ट फूड खाते हैं और खट्टी चीजें खाते हैं। खट्टी चीजें जिसमें इमली, अचार, चटपटे स्वाद वाली चटनियां, ये सब हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इसका थोड़ा त्याग करें जी। आचार्य जी में है ना, क्योंकि वात, पित्त, कफ हम सब ने सुना हुआ है कि आयुर्वेद के सिद्धांत हैं ये कि इनके ऊपर काम कीजिए आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन सामान्य आदमी मेरी तरह वात, पित्त, कफ को बहुत अच्छी तरह नहीं समझता। तो वात क्या होता है, वात मतलब वात से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वात होता क्या है? आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल में वात कब बढ़ जाए आपको अंदाजा कैसे होगा जी? देखिए, शरीर के कुछ अंग ना दर्द करने लगेंगे जी। आपके जोड़, पंजे, एंकल, थोड़ा घुटना, कोहनिया तक, उंगलियों के जोड़, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है जी। तुरंत योगराज गूगल का सेवन करे और धीरे धीरे खट्टी चीजों को खाना छोड़ दे, मैदा खाना छोड़ दे, चीनी खाना छोड़ दे। और आप ये प्रयोग 1 महीना या कम से कम आप 11 दिन करके देखिए। यदि दर्द गायब होने लगता है तो देखिए आयुर्वेद बेस्ट है और इसे अपनाइए फिर आप जी।
और पित्त, पित्त क्या होता है? देखिए, पित्त के अंदर जब रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिक खाना हम खाना शुरू करते हैं, मिर्च मसाले तेज हम खाना शुरू करते हैं, तो अम्लता बढ़ती है, अम्लता रक्त में आती है, रक्त से हृदय रोग होता है और उसके साथ जुड़े हुए छोटे मोटे स्किन डिजीज आपको हो जाती है। वो पहले बहुत ही थोड़ा एहसास हमें उन चीजों का होता है। अगर उसी टाइम पे हम थोड़ी सी प्राकृतिक चिकित्सा कर ले तो वो अम्लता खत्म हो जाएगी और रक्त शुद्ध रहेगा और हमें वो डिजीज ही नहीं होगी, वो बीमारियां ही नहीं होगी, हम हृदय रोगी बनेंगे ही नहीं और ज्यादा काम करेंगे। कफ आप लीजिए, कफ जब आपको हो जाता है, देखिए आजकल किसी के पास समय नहीं है, आपको जुकाम हो जाता है अचानक, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप कम से कम 2 हफ्ता ढंग से काम नहीं कर पाते। छोटी सी चीज है, घर में सभी के सौंठ मिल जाती है, अदरक के साथ खाना शुरू करें। बाजार से आप लक्ष्मी विलास रस ले सकते हैं, सस्ती औषधि है, आप गर्म पानी के साथ ले या फिर गाय के दूध के साथ या फिर बिना मलाई के दूध के साथ ले सकते हैं, कफ का नाश करेगी। और सबसे बेहतर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर लोग प्रश्न करते हैं कि वात पित्त कफ का हम बैलेंस कैसे करें कि गुरुजी रोग ही ना हो। देखिए, हम सब जानते हैं त्रिफला उसके लिए बेस्ट औषधि है। आप त्रिफला का मेरे कहने से 1 महीना सेवन करें, ये बेस्ट रसायन है। प्रयोग कैसे करना है, आप उसका चूर्ण बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको शाम को भिगो दें साधारण पानी के अंदर और सुबह उसका सेवन कर ले। पर ध्यान रखिए, अगर थोड़ा रिजल्ट चाहिए तो 1 महीना सेवन करें। जीवन भर रोग नहीं चाहते तो जीवन भर उसका सेवन करें, साल भर सेवन करे, बीच में कुछ दिन छोड़ दे, फिर प्रयोग करे और इसे अपने दिनचर्या में अपनाए। त्रिफला का इतना ज्यादा महत्व है? त्रिफला रसायन है, आपका एंटी एजिंग का काम करता है। देखिए, वात पित्त कफ तो मेन है, पर और देखिए किस तरह रसायन का काम करता है। संहिताओं में रसायन बताया गया है। रसायन एक तरह से हमें रोगी नहीं बनने देता, एंटी एजिंग का काम करता है, हमारी उम्र से कम हमें दिखाता है, पेट का तो कोई रोग नहीं होने देगा। और जहां पेट के रोग खत्म हुए वहां आप ना तो हृदय रोगी बनोगे, ना आपको कोई त्वचा रोग होगा, ना आपको जोड़ों का दर्द होगा, किसी भी तरह का दर्द आपको जीवन में नहीं होगा। और फिर आप देखना कि काम करने की क्षमता आपकी कितनी बढ़ जाती है। सेवन तो करके देखिए, आप उपयोग तो करें। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, आप त्रिफला का ही सेवन करें, किसी भी रूप में सेवन करें, रेगुलर करें। अब उसके लिए थोड़ी विधियां अलग अलग है, पर मैं आपको वो साधारण विधि बताता हूं। जैसे आप पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, आप भिगोकर उसे सेवन कर सकते हैं, चूर्ण बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रयोग तो करके देखें, रिजल्ट्स बेस्ट है। और मैं खुद इस बात की गारंटी लेता हूं, नहीं होगा आपके शरीर में कोई भी रोग। क्या बात है, बहुत ही साधारण है, बस 1 चम्मच त्रिफला, अच्छी औषधि है त्रिफला। आप प्रयोग करें, बल बढ़ा देगा, रंग साफ करेगा, पेट के सारे रोग दूर कर देगा। बस आपको उसको एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है, उसका प्रयोग करना है। आप चमत्कार फील करेंगे। आपकी आंतें साफ नहीं रहती, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। आजकल लोग सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला यूज करते हैं, पर मैं कहता हूं त्रिफला एक रसायन है, आपके शरीर के कल होने वाले रोगों को वो आज दूर करता है। बस आप निष्ठा के साथ और नियम के साथ उसका प्रयोग करें। आचार्य जी, हम बार स्किन की बात कर रहे हैं, ऑल्दो मैं रेशनल डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ही खिलाफ हूँ, और स्किन टाइप या बॉडी टाइप, बॉडी शेमिंग, ये सब चीजें मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से खत्म हो जाए, क्योंकि हमें जिस ईश्वर ने बनाया है, हम सबको यूनिक बनाया है, और कोई ना कोई कारण है जिसके लिए हमें बनाया गया है। और ऐसा रंग रूप या ऐसी काया हमें इसलिए मिली हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उपयोग किसी दिन होगा। तो लेकिन फिर भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा जो अमूमन रंग है वो गेहुआ रंग है, श्री कृष्ण का रंग है। बिल्कुल। तो गेहुआ रंग को आज के टाइम में बहुत ज्यादा इतनी सारी कंपनीज एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, रंग साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आयुर्वेद में इसका इलाज है, या आयुर्वेद में इसको ठीक करने का कोई तरीका है? रंग गोरा ना हो, स्किन बिल्कुल ऐसे ग्लो करने लग जाए, नैन नक्श सुंदर हो जाए। देखिए,
आयुर्वेद में हर चीज की पद्धति बताई हुई है, जी परंतु मेरा अपना मानना है व्यक्ति के गुण अच्छे होने चाहिए, उसका रंग कोई प्रभाव नहीं डालता है। जी परंतु संहिता के हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप अपनी त्वचा को निखारना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, गौरवर्ण बनाना चाहते हैं, तो कुछ औषधियां है। हल्दी, सबसे पहले आप हल्दी का उपटन लगाए, उसका प्रयोग करें। उसके बाद मंजिष्ठा है, मुलहटी का फेस पैक आप लगा सकते हैं। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपकी त्वचा शानदार होगी। पर हाँ, इतना ध्यान रखना है, हमें चटपटे खट्टी चीजें नहीं खानी है। आहार में अच्छी चीजें लेनी है। हम स्प्राउट ले सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं। आपका रंग हल्दी से, मंजिष्ठा से और यष्टि मधु मुलहटी से साफ होता है। ये शास्त्रों में भी बताया गया है। बहुत बढ़िया। और यही एक रीजन है कि हमारे अगर हम पुराने जमाने में देखें और अभी भी रिचुअल्स को हम देखें तो उसमें हल्दी का उपयोग होता है। जब शादी हो रही तो हल्दी लगाई जाती है, उपटन लगाया जाता है। तो इस टाइप से ब्राइड्स को स्पेशली तैयार किया जाता है। बिल्कुल, हल्दी तो एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हर शुभ कार्य में होता है जी। और त्वचा को गोरा करने के लिए हल्दी और यष्टि मधु बेस्ट औषधि है। लोग नहीं जानते। आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए जी, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसमें ये सब शामिल होते हैं। हमें जानकारी नहीं होती है। हमें अमूमन नहीं पता होता कि हाँ। हमारे घर के अंदर ही पूरा आयुर्वेद है। हल्दी और मुलहटी, यष्टि मधु आपकी किचन में होते हैं। जी। आप कितना फेस पैक लगाते हैं, कितना सेवन करते हैं, क्योंकि आपको उसके गुण पता ही नहीं है। आप प्रयोग करके देखें। मैं अपना एक खुद का एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा भागते दौड़ते रहते थे और डिहाइड्रेशन हो जाती थी, पोट फटने लग जाते थे। तो जब भी मैं घर जाता था तो मेरी मम्मी, मैं कहता था कि वो लिप गार्ड करके कोई कंपनी आई थी और या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो जी, तो वो अपने होठों पे लगा लो, ठीक हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी कहती थी देसी गाय का घी लगा देती थी या और कुछ नहीं, मलाई लगा दिया रात को सोते हुए। जब सुबह उठता था तो यहाँ पर मलाई लगी थी। मैं कहता था मम्मी क्या कर रहे हो यार, क्या लगा दिया। और मैं देखता था कि एक ही दिन में ठीक हो रहा है, जबकि दूसरे प्रोडक्ट्स को जब मैं यूज कर रहा होता था तो उसमें 3 से 4 दिन लग जाते थे। बिल्कुल। तो बहुत ही घर में ही छुपा हुआ है सारा का सारा आयुर्वेद। देखिए, लिप हमारे जब फटते हैं तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है, जैसा आपने बताया है, गाय का घी या फिर मलाई का उपयोग आप होठों के ऊपर कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट मिलता है। परंतु एक कार्य और बता रहा हूं, लिप तो फटेंगे नहीं, आपके शरीर की त्वचा एक तरह से निखरेगी, हेल्दी बनेगी, आपकी बॉडी में पेन भी नहीं होगा। आप अपनी नाभि के अंदर बादाम का तेल लगाए। अगर बादाम का तेल नहीं है, तिल का तेल लगाए या फिर घी भी आप लगा सकते हैं। आप देखिए, जीवन में आपके लिप कभी फटेंगे ही नहीं। आप ऊपर घी लगाए ना लगाए, परंतु नाभि का रहस्य जरूर जाने। उसमें जरूर आप बादाम का तेल, नॉर्मल कोई भी नारियल का तेल या फिर गाय का घी लगाकर देखिए और आप कुछ दिनों में फर्क देखें कि कितना ये लाभ करता है। गुरुजी, नाभि के ऊपर आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। मैं बहुत जानना चाहता हूं क्योंकि हमेशा ना एक क्यूरियोसिटी रही है मेरी इसके बारे में जानने की। तो जब भी छोटे, बीइंग अ फादर, तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो पेट में दर्द होता था, हर बच्चे के होता है। तो मेरी मम्मी फोन करके मेरे को बोलती थी कि एक काम कर, हींग लगा दे नाभि में। हाँ। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि हींग लगाने से बच्चे को क्या कैसे ठीक हो रहा है। तो नाभि हमारा सेंटर है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और नाभि से ही हमारी सारी ऊर्जा ऊपर तक जाती है। नाभि से ही सारी शरीर की वो होती है, तभी हमारी वो जो कॉर्ड है उसको कट किया जाता है। नाभि कनेक्शन है, ये मेरे को समझ में आया। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि नाभि में ऐसे कौन कौन से तेल लगाए जाएं अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। देखिए, नाभि का जो रहस्य है आयुर्वेद के अंदर, बहुत कम लोगों को पता है। अब तो लोग उसका फायदा उठाने लगे हैं और सिर्फ फटे होठों के बारे में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अलग अलग तेल होते हैं। यदि आप नाभि में लगाते हैं, ये एक दिन से नहीं होगा, लगातार 1 महीना 2 महीना आप प्रयोग करें, प्रैक्टिकल करें। त्वचा साफ चाहिए, अच्छी चाहिए, तो नाभि में बादाम का तेल लगाइए। शरीर से यदि दर्द भगाना है, आपको वात की समस्या है, तो नाभि में लगाइए तिल का तेल।
अगर कोई भी तेल आपके घर में नहीं है, आपको समस्या है, तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और जैतून का तेल भी लगा सकते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए आप। और सबसे बढ़िया है गाय का घी आप नाभि में लगाइए, आपकी बॉडी का पेन ठीक होगा, आपकी बालों की समस्या सही होगी, यहाँ तक कि आपके दांत है ना, वो उसके जो मसूड़े हैं वो भी इस क्रिया से मजबूत होते हैं। आप करके देखिए। ये तो हुई तेल की बात करते हैं नाभि में लगने वाली औषधियां। जी। बच्चे के पेट में दर्द हो गया है तो नाभि के ऊपर आप हींग का पानी लगा सकते हैं जी। गर्म जल में, याद रखिए गर्म जल में हींग आप लगा सकते हैं। आपको स्किन डिजीज है, आप नीम का तेल और नीम की पत्तियों का रस निकाल कर नाभि में लगा सकते हैं। कोई भी स्किन की समस्या है, ध्यान रखिए किसी भी तरह की भयानक से भयानक समस्या है, नाभि में नीम के पत्ते का रस लगाइए या फिर नीम का तेल आप प्रयोग कर सकते स्किन हैं। सोराइसिस के पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, स्किन सोराइसिस के पेशेंट यूज कर सकते हैं। आराम से नाभि के अंदर नीम ऑयल की मसाज करें और करते रहिए। इसके रिजल्ट्स थोड़े लेट आते हैं पर जब रिजल्ट्स आएंगे तो अच्छे आएंगे। नॉर्मल औषधि जो आप प्रयोग कर रहे हैं स्किन सोराइसिस में, उसके साथ आप नाभि का प्रयोग भी करके देखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। दूसरी औषधियों में आप अगर किडनी के पेशेंट है, बालों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो नाभि के आसपास आप एक जड़ी आती है अमरबेल, यहाँ वहां आपने उसको उगे हुए देखा होगा, येलो कलर की, वो येलो कलर की होती है। वैसे तो उसकी अलग अलग कलर्स होते हैं लेकिन येलो की ज्यादातर इंडिया में मिलती है। आप उसका पेस्ट लगाइए जी, और साथ में उसका रस या फिर पानी के अंदर उबाल कर आप अपने बाल धो सकते हैं। मतलब किडनी के पेशेंट उसका अगर रस लगाएंगे, हाँ, किडनी के पेशेंट नाभि के आसपास उसका रस लगाएंगे, एक तरह से हल्की मसाज करेंगे जी। अब यहाँ एक निर्देश और देना चाहूंगा, कई बार कुछ लोगों को सेंसिटिव स्किन होती है, कुछ समस्याएं आ जाती है। यदि आपको जलन महसूस होती है तीखी, सभी को नहीं होती, कुछ पेशेंट्स को, तो वो प्रयोग ऐसे ना करें, वो सीधे अपना बालों में अप्लाई करें और स्किन के ऊपर डायरेक्ट उसको प्रयोग ना करें। ये भी याद रखिए अमरबेल विषैली होती है, उसको मुंह के पास ना जाने दे, सिर्फ स्किन के ऊपर दूर से प्रयोग करें। जी, अमरबेल तो अमर ही है, तो उसकी एक पूरी एक बहुत बड़ा उसका तो पूरा अगर हम वर्णन करें विस्तार से तो बहुत से रोगों को अंदर ले आती है, लेकिन अभी समय का अभाव है तो हम अगली बार में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जैसे दौर चल रहा है तो हर इंसान व्यस्त है और एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो सारी चीजें अपने डे टू डे रूटीन के अंदर फॉलो कर पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आज हम घर से खाना लेके जाएं और हम कोशिश करें भी तो पूरा दिन पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा कोई तरीका जिससे कि हम कोई वाटर में कुछ चीजें बना लें या काढ़ा बना लें या कुछ ठंडा स्टोर कर, गर्मियों के दिन है तो स्टोर करके अपने साथ में ले जाएं और हम उसको पीते रहें ताकि हमारी बॉडी के अंदर से इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए और बीमारियां कम होने लगे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए डेली रूटीन के लिए, देखिए सुबह त्रिफला का सेवन तो आप जरूर करें, वो तो आप नियम बना ही ले, 5 मिनट का समय लगता है, किसी भी तरह आप उसका प्रयोग करें। डेली रूटीन में अगर आप पानी जो रेगुलर बनाना चाहते हैं, आप कुछ चुकंदर के टुकड़े ले और कुछ आंवला के टुकड़े पानी की बोतल के अंदर डाल ले। याद रखिए हमने प्लास्टिक यूज करना शुरू किया है, बोतल आप कांच की ले आए कोई जी। घड़ा ले जाना संभव नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन मार्केट में अब ऐसे प्रोडक्ट आने लगे हैं कि आप वो कांच की बोतल खरीद ले और उसके अंदर ये 2 चीजें मिलाए जी, आप ठंडा कर ले, थोड़ा आइस डाल ले उसके अंदर और दिन भर सिप करके पीते रहे जी। चीनी मत मिलाना उसके अंदर, बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलानी है, स्वाद के कोई दूसरे एसेंस नहीं डालने हैं, बस कुछ टुकड़े चुकंदर और कुछ आंवला डाल के आप पीते रहे। किडनी और ओवरऑल आपको हेल्दी रखेगा जी, ठीक है, वो साधारण जल से काफी अच्छे इफेक्ट आपके देगा। जब आपके पेशेंट्स आपके पास में आते हैं और वो किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, मतलब जो आयुर्वेदा को अपनाना चाहते हैं या एलोपैथी से फेल हो जाते हैं? देखिए ज्यादातर वो लोग आते हैं जो एलोपैथी का प्रयोग कर चुके हैं जी, अब उन्हें अपनी डेली रूटीन में लाइफ में कुछ चेंज चाहिए बिना किसी साइड इफेक्ट के जी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक किडनी के पेशेंट आए, उन्हें यूरिक एसिड की भी समस्या थी, तो जब मैंने उन्हें एक गोखरू औषधि होती है जी,
और मैंने सिर्फ उन्हें कहा, औषधियों के तो नाम लंबे चौड़े हैं, यहाँ पे चर्चा संभव नहीं है, उन्हें मैंने सिर्फ गोखरू को भिगोकर उसका जो रस पान करने के लिए बोला। देखिए 15 ही दिन में उनकी एक तरह से हालत अच्छी होने लगी जी, और उन्हें वो पसंद आने लगा जी, और उन्होंने उसका प्रयोग आज तक शुरू किया। अब किडनी भी हेल्दी है, रूटीन इलाज के साथ वो ये सब चीजें करते रहे और उनको आराम मिलने लगा। अच्छा, हाँ, तो बहुत मतलब देखिए इस टाइम पे जो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि हम एलोपैथी टैबलेट्स हर जगह अवेलेबल होती है और जिस भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे कहेंगे सर दर्द हो रहा है, वो उठा के एक टैबलेट पकड़ा देगा, कई बार बैंड टैबलेट्स भी पकड़ा देता है। पर आयुर्वेद में आयुर्वेदिक टैबलेट्स बहुत कम जगह पर अवेलेबल होती है, उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है किसी व्यक्ति के पास आता है जब वो आयुर्वेदा को फॉलो करने लगता है। अब आप देखिए आज के डेट में हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किए वो रिसर्च हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। जी, नई रिसर्च बड़ी कम होती है, लैब्स बहुत कम है आयुर्वेदा के। जी, एलोपैथी में क्या है, मैं एलोपैथी की किसी भी तरह की बुराई नहीं करता जी, काफी वेल डेवलप्ड है, अच्छे लैब्स है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, इंस्टेंट काम करती है जी, और इमरजेंसी में तो इसका कोई तोड़ नहीं है जी, बट प्राइमरी कंडीशन में थोड़े से लक्षणों में अगर आप आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो वो बड़ी बीमारियों से आप बच जाते हैं। जी, या फिर एक तरह से आप प्राइमरी ऑप्शन एक तरह से मान सकते हैं आयुर्वेदा को, इसमें कहने में मुझे कोई शंका नहीं है। जी। अब आप देखिए आयुर्वेदा के लैब्स कम हैं, प्रोडक्ट कितने आप देखिए, ज्यादातर लोग निराश हुए हैं, जो बड़े बड़े नाम थे वो कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, जी, प्रोडक्ट बैन हुए हैं। जी, आज की तारीख में आप देखिए, आज के समय देखिए, हम खाएंगे क्या, जितने रेप्यूटेड नाम थे आयुर्वेदा के जी, वो कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं, लोगों का उनसे भरोसा टूट रहा है। जी, खेतों में जो फूड हम खाते हैं, जो नेचुरल चीजें खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड है, ये सभी बिल्कुल। जानते हैं। बिल्कुल, आप जो बाहर से जूस पीते हैं या फल लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड है, जी, परंतु फिर भी कुछ नेचुरल तरीके, एक सेफ मोड हमने निकाला है जी, अपने एक्सपीरियंस से। जी, जैसे आंवला, जी, कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि लोग खाते ही नहीं है आंवला। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें मीठा और चटपटे स्वाद नहीं आप ले सकते। जी, आप रेगुलर आंवले का सेवन करें, फल है आंवला, एक तरह से रसायन का काम करता है, लोग स्वाद की वजह से उसे नहीं खाते, लेकिन उसके अंदर पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने से आप आंवला खाइए, भुना चना खाइए, ये ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताते हैं कि आप वो चीजें खाइए, अपनाइए, तो आपको लाभ मिलेगा। फल है, अगर आप फल खाते हैं, नियम बना लीजिए, उनको कम से कम 3 घंटा आपको भिगोकर खाना है। कोई भी आप फल लेकर आते हैं उसको 3 घंटा, या सब्जियों को भी लेकर आते हैं तो 3 घंटा भिगोइए। एक श्रीमान से मेरी बात हो रही थी जो कि इसी विभाग में काम करते थे, पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक के ऊपर हमारे यहाँ वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो मैं उन्हें बता रहा था कि हमारे फार्म है, हमारे खेत हैं, तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला आप कर ही नहीं सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग। कह रहा ऑल्दो मैं पब्लिकली तो नहीं बोल पाऊंगा ये, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है हिंदुस्तान में। मैंने साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम उगा रहे हैं ऑर्गेनिक। कह रहे आप उगा रहे हो, आपके कितने खेत हैं? मैंने कहा हैं जी कई किले हैं। कह रहे सपोज आपके 20 किले हैं। मैंने जी। कह रहे उसके अंदर सिर्फ 4 ही किले ऐसे होंगे जो कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी आपके खेत से जुड़े हुए जो खेत है उन खेतों के अंदर तो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, बिल्कुल, और पानी के थ्रू वो नीचे चला जा रहा है। आपने अपने खेत में नहीं डाले, लेकिन पानी के थ्रू तो आ ही रहे हैं ना नीचे से। तो नीचे से आ रहे हैं। कह रहे ये ऑर्गेनिक के नाम पे जो इतना बड़ा ब्लंडर फैला हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऑर्गेनिक फूड इंडिया में है ही नहीं, 90% नहीं है, और है तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो लिमिटेड दायरे में होता है। तो क्या विचारधारा है आपकी इसके ऊपर? देखिए ऑर्गेनिक फूड ये एक तरह से इनिशिएटिव तो अच्छा था जी, पर आप ये देखिए हर घर में लैब नहीं हो सकती जी, कि कितना पेस्टिसाइड है, कितना लेड है, कितने दूसरे केमिकल्स उसके अंदर है। आम आदमी कैसे टेस्ट करेगा? जी, वहां से क्या पैक होके आ रहा है, क्या हम खा रहे हैं? जी,
तो एक तरह से ये चीजें फेल होती नजर आ रही है बिल्कुल। सिस्टम के अंदर, और लोग जिस तरह बीमार पड़ रहे हैं, और आप ये देखिए लागत जब इसमें बढ़ जाती है लोगों की, जो जेन्युइन ऑर्गेनिक फूड है, लागत बढ़ जाती है बिल्कुल बढ़ तो जाती लोग वैसे ही हिचकते हैं। 3 साल एक खेत को लग जाते हैं ऑर्गेनिक बनाने में, 3 से बिल्कुल 4 सही साल। बात है, बिल्कुल सही बात 4 है। साल तक आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, किसान ऑलरेडी गरीब है, वो कैसे बनाएगा? और आप ये भी तो देखिए 3 साल तक यदि आप एक खेत को प्राकृतिक खाद देते हैं, जी पेस्टिसाइड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, और अगर कीटनाशक भी डालेंगे तो वो नीम का बना होगा या जी। दूसरी चीजों के ऊपर, तो हम वो मापदंड देखेंगे कैसे, वो प्रक्रिया देखेंगे कैसे कि सभी प्रक्रिया फॉलो की गई है? जी बिल्कुल तो ये भी इतना सफल नहीं रहा है, बिल्कुल इसीलिए सफल लोग नहीं हो बीमार पा हो रहे रहे हैं। हैं, बीमार हो रहे हैं। मसालों में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके मसालों में ऐसे मापदंड पाए गए हैं बिल्कुल, हम खाए क्या, मसालों में पेस्टिसाइड है, बड़े बड़े ब्रांड जो आयुर्वेद के थे वो बंद हो रहे हैं, लोग भरोसा किसके ऊपर करें? जी मसालों के ऊपर हाँ, आप एक सावधानी बरत सकते हैं, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं। आप अगर आपको मसाला यूज करना है, पहले तो आप कम मसाला यूज करें। जी यदि आपका काम नहीं चलता, आपको मसाला यूज करना है, तो आप साबुत मसाला लाके घर में ग्राइंड करें या अपनी किसी पास की चक्की से उसे पिसवा ले, तो कुछ मिलावट से आप जी बच जाएंगे। 100% नहीं, पर हाँ 80% मिलावट से आप बच जाएंगे, कुछ तो सुरक्षित होंगे आप। जी। मैं आगे और बढ़ता हूँ। प्रकृति से जब हम बात कर रहे हैं तो योग का क्या महत्व है आयुर्वेद में? देखिए, योग का अर्थ है जुड़ना। पहले ही दिन यदि आप योग अपनाते हैं तो आप उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, एक तरह से परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। और जब इतनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है तो जीवन में रोग तो आपके पास आएगा ही नहीं। कुछ आयुर्वेद के नियम फॉलो कर लो, योग अपना लो, प्राणायाम अपना लो, श्वास की गति अच्छी हो जाएगी, टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व आपकी बॉडी में टिक नहीं पाएंगे। जी और आप इसका, मेरी राय मत मानिए, प्रैक्टिकल करके देखें। 11 दिन आप आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करें, साथ में योग करें, और आप अपने शरीर को महसूस करें कि आप कैसा फील करते हैं। अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो निरंतर करते रहिए, कंटिन्यू करिए, और अगर आप अच्छा फील नहीं करते तो छोड़ दीजिए, कोई दबाव और इसमें कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मन अगर खुश है तो रोग दूर है, और यदि मन को वो पद्धति पसंद नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे हमने आयुर्वेद के बारे में सुना है बहुत ज्यादा, साथ साथ में हमने देखा गया है कि आयुर्वेद में यह भी व्याख्यान है कि आप इसके साथ में योग और मंत्र को जरूर ऐड करिए। तो आपकी क्या इसके बारे में वह विचार है? देखिए, आयुर्वेद, मंत्र योग और योग एक दूसरे के पूरक है। यदि आपको कोई रोग हो गया है शरीर में, आप आयुर्वेद मेडिसिन का यूज करते हैं, औषधि का यूज करते हैं, साथ में योग करते हैं और मंत्र चिकित्सा भी करते हैं, देखिए आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। मानसिक उपचार, चित्त की निवृत्ति, ये आयुर्वेद से संभव है, योग से संभव है और मंत्र चिकित्सा से संभव है। एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। किडनी पेशेंट थे एक मेरे, जिनको मैंने सलाह दी, उनको मैंने कुछ औषधि प्रयोग करने के लिए बोला, और साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मैं योग नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। तो मैंने उन्हें मंत्र चिकित्सा की भी सलाह दी। भगवान शिव की उपासना करते वक्त आप याद रखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए मैंने उन्हें बोला कि आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र है, हर कोई जानता है। आप रोग निवृत्ति के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के साथ इसका भी प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखें। आयुर्वेद भी काम करेगा, भगवान का आशीर्वाद भी काम करेगा, और शिव तो स्वयं आयुर्वेद के देव माने जाते हैं। पार्वती के साथ संवाद में उन्होंने बहुत से आयुर्वेद योगों की व्याख्या की है, आप पढ़ें। तो आचार्य जी, हम एक जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक सर्वे करते हैं, एक मार्केट रिसर्च करते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, बहुत सारे डीएम्स आते हैं,
कि जब भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनसे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछें और और लोगों जन जन तक उनके आंसर्स को पहुंचाएं। तो ये हमारा एक कर्तव्य भी है और हमारा काम भी है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले, एक बहुत ही चर्चित विषय है आजकल, सबसे ज्यादा यूथ में देखा जा रहा है, लाइफस्टाइल इशू है वैसे तो ये, बट बहुत ही कॉमन चल रहा है। तो डिप्रेशन एक शब्द हर एक की लाइफ में जुड़ गया है, और डिप्रेशन सिर्फ पहले कई लोगों को, बहुत कम लोगों को हो पाता था, बट अब छोटे छोटे बच्चों में भी देखा गया है और बहुत ही कॉमन टर्म बन गया डिप्रेशन। स्ट्रेस को भी लोग डिप्रेशन ही कहते हैं। तो डिप्रेशन के लिए कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसा इलाज जो घर में ही संभव हो? देखिए, डिप्रेशन या मानसिक अवसाद आजकल सभी युवाओं में कॉमन है। वर्कलोड इतना है, वर्क प्रेशर इतना है। मैं फिर कहता हूं, इसका सबसे अच्छा इलाज है ब्रह्मी। ब्रह्मी आयुर्वेद में आपके दिमाग को, मस्तिष्क को तरावट देती है। याद रखिए, कोई भी नशीली वस्तु आप सेवन ना करें। यदि आप किसी विपरीत परिस्थिति में चले जाते हैं, ब्रह्मी का सेवन करें, नियमित योग करें। अगर योग करने का समय नहीं है तो ध्यान करें। मात्र 10 मिनट का ध्यान आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकता है। और जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो समस्या का सामना आप कर रहे हैं, उससे निकलने में आपको आराम महसूस हो जाता है। जब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो, ब्राह्मी का सेवन करें, सिर की मालिश करें नारियल के तेल से या तिल के तेल से, अपने शरीर की मालिश करें। इससे आप डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। और याद रखिए, इस दुनिया में एक परमेश्वर की शक्ति भी है। आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप यह प्रयोग 11 दिन करें। 11 दिन भी नहीं करते, आपको ज्यादा लगता है तो 5 दिन करके देखिए, आपको आराम आने लगेगा। जी अच्छा, आचार्य जी, किडनी स्टोन्स आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई। स्टोन और पेनफुल बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा पेन होता है जो कि असहनीय होता है। तो किडनी स्टोन्स के लिए कोई ऐसा उपचार है हमारे पास में जो कि सरलता से हो जाए और किडनी स्टोन्स खत्म हो जाए? देखिए, पहले तो आप ध्यान दीजिए, किडनी स्टोन हो क्यों रहा है आजकल की जनरेशन को। हम लोग जो जलीय पदार्थ है या पानी का जो सेवन है वो अच्छे से नहीं कर पाते। हमारे शरीर की जितनी डिमांड है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। पत्थर चिट्ठा बेस्ट औषधि है। कुल्थी की दाल का प्रयोग करें किडनी स्टोन के लिए। एक प्रयोग और बता देता हूँ, गोखरू या गोक्षरू बाजार से आप खरीद ले या ऑनलाइन परचेज कर ले। रात्रि को, शाम को कांच के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में उसको भिगोना है। सुबह नॉर्मल वह पानी आपको पीना है। आप नॉर्मल आपके किचन से या फ्रिज से आप हरा धनिया निकाल लीजिए, उसे उबालिए और हफ्ते में या महीने में जब भी आपको समय हो उसे उबाल के उसका पानी पीजिए, ठंडा कर लीजिए थोड़ा उसे। और देखिए, वो समस्या किडनी की आपको होगी नहीं, होगी तो रिमूव हो जाएगी। कुछ मौसमी फल होते हैं जिनके अंदर रस ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, और बहुत सारे पानी का सेवन आपको करना है और दिनचर्या सुधारिए। मैं फिर कहता हूँ, कोई नशीली चीज का सेवन ना करे, बाहर का फास्ट फूड कम खाएं। लोग, बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारा तो काम नहीं चलेगा गुरुजी, हमारी फास्ट लाइफ है तो फास्ट फूड खाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा फास्ट फूड खाइए। आप हर रोज अगर प्रयोग करते हैं तो उसे कम कर दीजिए, कुछ दिनों में सीमित कर दीजिए। साथ में त्रिफला का सेवन करें। आप अपनी इंटेस्टाइन को या ओवरऑल किडनी की हेल्थ को भी तो देखेंगे, उसको कुछ तो आप देंगे जिससे वह हेल्दी रहे। तो आप ये नेचुरोपैथी का और आयुर्वेद का ये प्रयोग करें और मन के लिए मंत्र का प्रयोग करें। आप स्वस्थ होंगे, कभी किडनी नहीं होगी आपको। कुल्थी की दाल भी खाइए आप। कुल्थी की दाल कितनी बार खानी चाहिए? देखिए, कुल्थी की दाल जब आप बनाते हैं या खाते हैं, वो एकदम से आपको आराम नहीं कर देगी जी। कम से कम आप 2 से 2.5 महीने का रूटीन फॉलो करें। रेगुलर नहीं खाना है। कुल्थी की दाल आप 2 से 3 दिन खाए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2 से 3 दिन खाए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2 से 3 दिन खाए। लेकिन ये जो साइकिल है आप 2 से 2.5 महीने फॉलो करें
और उसके साथ खूब सारा पानी पिए। 7-8 गिलास तक का पानी आप रोज पी सकते हैं। तरबूज खा सकते हैं उसके साथ जी। लिक्विड फॉर्म में, और उसके साथ आप पत्थर चिट्टा एक औषधि आती है नॉर्मल, वो हर जगह मिल जाती है, जी या फिर आप उसके लिए गूगल पे सर्च कर लीजिए, घरों के गमलों में आप उगा लीजिए। जी तो और गोक्षुर बड़े आराम से मिल जाता है जी। और आपकी किडनी के लिए बेस्ट औषधि है। ये प्रयोग भी साथ में करते रहिए। कितना लेना चाहिए, ये कैसे कैसे देखिए, लेना चाहिए? गोक्षुर आप रात में 1 से 1.5 चम्मच पानी में भिगो दीजिए। जी। 1 गिलास आप पानी ले सकते हैं और सुबह आप उसका छान के उस पानी का आप डायरेक्ट सेवन कर जी। सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो इसके अंदर थोड़ा काली मिर्च का चूर्ण आप ऐड कर दे जी और इसका प्रयोग करके देखें। जी। पथरी में बहुत ही अच्छा आराम आपको आने लगेगा। पेट की एसिडिटी भी ये दूर करेगा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। आयुर्वेद में ये खास बात है, किसी भी एक औषधि का कोई एक लाभ नहीं है, उसके एक से ज्यादा लाभ होते हैं। जब वो एक लाभ आप लेने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ 10 लाभ आपको साथ में मिलते चले जाते हैं। जी जी। तो ये जो स्टोन है, पत्थर चिट्टा खाने से स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे या बिल्कुल डाइल्यूट होके निकल देखिए, जाएगा? वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में निकल आएगा जी। और बिना किडनी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा। जी और कुल्थी की दाल का तो ऐसा प्रयोग है, पुराने समय में जब हम कुआं खोदते थे, जी तो उसमें जो पत्थर की लेयर आ जाती थी, जी वो लोग कुल्थी की दाल का पेस्ट वहां पे बनाते थे जी। और 2 से 3 दिन उसे छोड़ देते थे। वो स्टोन की जो लेयर है जी। वो नरम हो जाती थी, फिर वो खुदाई शुरू करते थे। अच्छा। तो आज थोड़े थोड़े रूप में कुल्थी की दाल का प्रयोग करें। जी ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी बड़ी आराम से जी। या पंसारी से भी आप खरीद सकते हैं। उसका तरीका हमसे जान ले। जैसे डायरेक्ट आप दाल की तरह पका सकते हैं जी या फिर शाम को भिगो के ग्राइंड करके थोड़ा उसका रस पी सकते हैं। जी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोग स्वाद पसंद ना आए तो नमक वैसे तो अवॉइड करें, लेकिन थोड़ा मिला ले, कुछ जी। पुदीने के पत्ते मिला ले उसके जी। अंदर, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जी। नहीं है, और उसका सेवन करते रहे। पथरी निकल जाती है, लेकिन आप धैर्य के साथ 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस करते रहे। जी ऑपरेशन से तो बेटर ही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेशन से आपके बेटर शरीर है। को कोई हानि नहीं होती। आचार्य जी, कई लोगों में पाया गया है वाइटल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, आजकल का खान पान इस तरीके का है, ठीक है, तो वाइटल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली मेल्स में। तो उसको वाइटल्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्राणायाम बेस्ट उपाय है। कपाल भाती आप करें कम से कम आधा घंटा। शुरुआत में दिक्कत होगी तो 10 मिनट करें। डाइट में अच्छी डाइट रखें। जी हो सके तो मांसाहार का प्रयोग ना करें, अल्कोहल ना ले किसी भी तरह। औषधि क्या लेनी है आपको? अश्वगंधा, सफेद मूसली और गोक्षुरुबी, ये सब चीजें औषधि के रूप में लेनी है। और परिणाम पाने के लिए कम से कम आप संयमित दिनचर्या आपको अपनानी है जी और कम से कम प्रैक्टिकल फायदा लेने के लिए इसका 1 से 1.5 महीने तक आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आपकी समस्या में आपको खुद आराम होता हुआ महसूस होगा। आप महसूस करने लगेंगे कि आपको आराम हो रहा है और आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है, जो समस्या है उसमें आपको आराम हो रहा है। ये एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि स्पेशली बहुत सारे मेल जो हैं, जो यूथ है, उनकी तरफ से आया हुआ है कि आज के समय में जो सेक्सुअली एक्टिवनेस होती है वो बहुत कम हो गई है लोगों की, और बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और एक टैबू भी है कि लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया हमारा नाम मत मेंशन करना, जो कि हम यूजुअली भी नहीं करते हैं। तो सेक्सुअल टाइमिंग्स को लेके उन्हें बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि हम बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब हम हर चीज में अति करते हैं, अति भोजन की, जी कार्य करने की, परिश्रम करने की, या फिर नशे की लत की जब हम अति करते हैं तो कुछ ऐसे लक्षण हमारा शरीर शो करने लगता है। जी अब देखिए, आपको सबसे पहले तो अच्छी दिनचर्या को अपनाना होगा। जी पुरुषों को खासकर खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। अमचूर, अचार, चटनियां आपको नहीं खानी है। जी सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करना है। जी अब बात कर लेते हैं अच्छी डाइट की। जी। आपको स्प्राउट्स खाने हैं, जी ताजे फल खाने हैं, सब्जियां खानी हैं,
औषधि की बात करते हैं, जी अश्वगंधा का जरूर सेवन करें, सफेद मूसली का जरूर सेवन करें। जी हो सके अगर संभव हो गाय के दूध में मिश्री और थोड़ा गाय का घी डालकर सेवन करें। जी और एक साथ में एक औषधि मकर ध्वज आप ऐड कर सकते हैं जी अगर आपको करना है। अगर आपको करना है तो ये औषधि अलग से ऐड कर सकते हैं। ये समस्याएं, और हाँ, संयमित समय बिताएं, कुछ महीनों तक संयमित समय बिताएं और उसके बाद आपको इतना अच्छा आराम हो जाएगा कि आप आयुर्वेद पर विश्वास करने लगेंगे। जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि इसको करने में भी बहुत लोग हिचकिचाते हैं। और मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन इंडिया में, हमारे देश में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ वो एजुकेट हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। देखिए, एक फीमेल है ना, तो उसके पास डिस्कशन के लिए उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, लेकिन जो एक मेल मेंबर है, जो लड़का है, उसके पास कोई नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी नहीं कर सकता, ना अपने पिता के साथ, ना अपने भाई के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ कर लेता है, लेकिन दोस्त भी उसी सेम कैटेगरी में है, तो वो जा ही नहीं पा रहे, उन्हें पता ही नहीं है, कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि हमारे देश में स्पेशली अभागे हैं हम, हमारे देश में जहां पर कामसूत्र, एक पूरा सूत्र लिख दिया, और वहां पर लोग इतना शाय फील कर रहे हैं, ना डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, ना किसी आचार्य के पास जा रहे हैं, ना ही उन्हें सही सॉल्यूशन मिल पा रहा है। और वो पूछते किससे? अपने दोस्तों से, और दोस्तों से पूछने पे उन्हें सेम सलाह मिल रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, सोसाइटी में, समाज में एक डर है, एक टैबू बना हुआ है। जी देखिए, जब भी समस्या आपको आती है तो आपके लिए चर्चा करने के लिए कोई सही व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता जी जो आपको सही राय दे सके जी और आपके साथ एक तरह से मित्रवत या दोस्त की तरह व्यवहार कर सके। जी आप महर्षि वात्स्यायन को देखो, उन्होंने इतना रिसर्च या फिर कामसूत्र की जो रचना की है इस जी। विषय पे, तो आप देखिए उन्होंने समाज को भविष्य में दिशा देने के लिए ये सब चीजें की। बिल्कुल। आप देखिए, आयुर्वेदिक औषधियां है, दिनचर्या के साथ काम करती है। किसी भी चीज को आप टैबू ना बनाए, जी वो देखे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल ज्ञान ले, रिसर्च करे, उसे कुछ दिन तो आप अनुभव करेंगे ना, ये तो देखेंगे कि ये सही है या गलत है। जी अगर वो गलत है, आपको गलत प्रतीत होता है, तो आप उसे छोड़ दे। जी और अगर वो सही लगता है, उसमें कुछ परसेंट भी आपको सही लगता है, तो उसे अपनाएं। और किसी भी चीज के ऊपर चर्चा करना किसी योग्य व्यक्ति से कोई बुरी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल। एक और कॉमन चीज देखी गई है आजकल, स्पेशली यंग लोगों में स्टार्ट हो गया है ये, जो कि है हेयर फॉल। हेयर फॉल का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जरूर आते हैं कि ये तेल यूज कर लो बाल उग जाएंगे, ऐसा कर लो बाल उग जाएंगे, लेकिन बहुत हताश होते हैं लोग। तो हेयर फॉल को कैसे बचाया जाए, या अपने बालों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, हेयर फॉल में कई सारी समस्याएं होती है जिन पे हमें ध्यान देना होगा। या तो कुछ अनुवांशिक समस्याएं होती है हेयर फॉल में, कि आपके अनुवांशिकी में कोई हेयर फॉल से परेशान रहे हैं, तो आपको भी वो समस्या हो सकती है। या फिर एक एज के बाद थोड़े जैसे आफ्टर 40 कुछ बाल हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं, जो कि एकदम नेचुरल है। जी पर कुछ खान पान भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद के अनुसार हम हेयर फॉल को रोक कैसे सकते हैं, कम कैसे सकते हैं, अगर कोई अनुवांशिक कारण नहीं है या कोई दिनचर्या भी सही है। रीठा आंवला से अपने बालों को पानी में भिगोकर धोना शुरू करें। जी आप प्याज का रस निकालकर बालों में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस बीच, हाँ, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए इस बीच आपको शैम्पू या साबुन बालों में नहीं लगाना है। बहुत से उपाय है। अलसी और मेथी का यूज शाम को भिगो दे, सुबह जो उसका पेस्ट या पानी अलग से, उसके लिए आप बालों को धो सकते हैं। महीने में 1-2 बार आप इन चीजों को करते रहें। आपने देखा होगा पहले के समय में महिलाएं दही या मट्ठे से अपने बाल धोती थी, या शिकाकाई का प्रयोग करती थी। आप उसको प्रयोग के तौर पर करके देखें, और यदि आपको उसमें भी करने में दिक्कत आती है तो आप नियमित अपने हेयर की मसाज करें ऑयल से। कोई ऐसी दवाई या ऐसा कुछ आयुर्वेद में है इस टाइम पे अवेलेबल? क्योंकि कई लोग इसे नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसी दवाई अवेलेबल है जिसको ले पाए और
उसे आप उन औषधि का सेवन जरूर करें। देखिए, सुबह त्रिफला तो आप जरूर लें। जी। और एक महा औषधि है बालों के लिए, भृंगराज। भृंगराज जी। भृंगराज वो पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगा, शुद्ध रूप ले लेना। जी। 5 भाग उसके जड़, तना, पत्ती, फूल वगैरह बीज सब आप ऐड कर सकते जी। हैं। उसे किसी भी तेल के अंदर, नारियल के या तिल के तेल के अंदर आप डालकर रखे, उसके गुण उसके अंदर आ जाएंगे और वो बालों में लगाए। या फिर आप अगर उसकी पहचान आपको है, गूगल सर्च कर ले, उसकी पिक आप देख सकते हैं, उसका डायरेक्ट जूस लगाए। अब तो बाजार में ऐसे भी प्रोडक्ट आ गए हैं जिसमें भृंगराज है। भृंगराज का सेवन जरूर करें और त्रिफला और आंवला अलग से सेवन करें, बालों में बहुत आराम आएगा आपके। बुजुर्गों की तरफ से सवाल है ये, और बुजुर्ग भी नहीं, यंग एज में भी आजकल ये देखा गया है, नी पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नी पेन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि आगे दिक्कतें दे रही है लोगों को। तो नी पेन के लिए कोई ऐसा इलाज या कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए ताकि लोग उसे घर में बैठ के ठीक कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आपके नी में दर्द क्यों है। जी। अगर कोई इंजरी हुई है तो फिर तो आपको एक लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर साधारण आपने कुछ इंजरी भी नहीं है और आपने कुछ किया भी नहीं है, तो सबसे पहले तो आप खटाई खाना छोड़े। जी। और उसके बाद जो तिल का तेल शुद्ध आता है उसकी मसाज रेगुलर नीज के ऊपर करें। जी। एक वृहद योगराज गूगल औषधि आती है, उसका सेवन करें। एक साधारण तौर पर आप ना अपने घर में ना हार श्रृंगार का वृक्ष लगा लें। जी। उसके पत्ते पानी में उबाले। अक्टूबर में होता है ये। हाँ, अक्टूबर में उसके पारिजात भी बोलते हैं जी, पारिजात। और उसके पत्तों का रस आप पी सकते हैं। पर याद रखिए, हम लोग जब पत्तों का रस पीते हैं वो 1-2 दिन शुरू करते हैं, फिर हार मान लेते हैं क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ की हमें आदत है। पेन किलर ले लिया, ये कर लिया। रेगुलर इसको कम से कम 20 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 से 2 महीना आपको प्रयोग करना है। उसके पत्तों का पेस्ट बनाकर भी आप घुटनों पे लगा सकते हैं। एक पौधा आता है अकोवा, थोड़ा विषैला होता है, आक भी बोलते हैं, मदार बोलते हैं उसको। जी। उसका पत्ता आप ले ले और उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर आप नी के ऊपर बांध सकते हैं। वो भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है नी के लिए। याद रखिए, नी की मसाज जरूर करें और सिर्फ तिल के तेल से करके देखिए, आराम होगा, बहुत आराम होगा। आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, टीवी ज्यादा हो गया, तो आंखों की रोशनी को कैसे मेंटेन करें या तेज कर लें? देखिए, आंखों की रोशनी के बहुत से कारण जिम्मेदार है। ज्यादा मोबाइल यूज करना, देर रात तक जागना, कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना, ये आंखों के लिए ना विष का काम करता है, जहर का काम करता है। सुबह उठते ही ये प्रयोग थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। अपनी जो मुंह की लार होती है ना, वो आंखों में डालिए। अगर ये आपको बुरा लगता है तो आप त्रिफले का पानी आंखों में डाल सकते हैं, आंखों को उससे धो सकते हैं और सुबह उठते ही आप मुंह में पानी लीजिए और अपनी आंखों को धोइए। और सौंफ का यूज करें, दूध में मिश्री का यूज करें, 1 चम्मच गाय के घी का यूज करें, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। याद रखिए, आंखों की जांच कराइए। अगर आई साइट वीक है तो चश्मे का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। आंखों को नुकसान होने से बेटर है कि हम वो उपाय करें जिससे हमारी आंखें सुरक्षित हो। बाहर जब भी निकले, वाहन चलाए तो आंखों पे चश्मा जरूर लगाए, धूल अपनी आंखों में न जाने दे। हर इंसान धरती पे आज के टाइम में सबसे सुंदर दिखना चाहता है, सबसे फिट रहना चाहता है, और एक नया चलन चला है कि आप वेट लॉस करें। ऑल्दो अगर हम पहले के जमाने में देखें तो सुंदरता आकी जाती थी कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हैं, हष्ट पुष्ट हैं और आपकी बॉडी सही है। थोड़ा सा गठीला बदन, जो मोटा बदन है, उसको सुंदर माना जाता था। पर आज चलन कोई और है। तो वेट लॉस करने के लिए कोई उपाय आप बताइए। देखिए, वेट लॉस के लिए अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताता हूं। अपनी जरूरत से ज्यादा जितनी आपकी कैलोरी की खपत है या जितना भोजन आप करते हैं, आप देखिए कहीं आप बहुत ज्यादा भोजन तो नहीं कर रहे हैं। और ये भी ध्यान दीजिए, यदि हम औषधि की बात करते हैं और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो शाम के वक्त आप भोजन का त्याग कर दीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ 2 समय भोजन लेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे और कम भोजन लेंगे। जैसे यदि आप आज के समय 4 चपाती खाने हैं तो आपको आधी कर देनी है, आपको 2 चपाती खानी है। उसके साथ आप सैलड ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। और हाँ, याद रखिए, सुबह आपको करेले का जूस
और आरोग्य वर्धनी वटी भोजन के बाद सेवन करना है। इसको 3 महीने तक आपको फॉलो करना है। याद रखिए, तला भुना बाहर का जी। भोजन, बहुत ज्यादा भोजन आपको नहीं करना है। वेट लूज अगर करना है या वेट बढ़ाना है तो इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। करेले का जूस पिए, स्प्राउट खाइए, घी तेल से बचे। घी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर कम सेवन करना है। आप 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं दिन का, उससे ज्यादा नहीं। और जब तक आपका लक्ष्य पूरा आपको ना मिल जाए तब तक आप सेवन करते रहे। तिरफला वेट घटाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, साथ में उसका सेवन करें। शाम को भोजन ना करें, वेट कम जी। होगा। जी, तो आचार्य जी, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम नी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन गठिया, अर्थराइटिस, जो कि हर जॉइंट पेन को अर्थराइटिस ही कहा जाता है, तो गठिया बा के लिए उपचार कोई ऐसा जो व्यक्ति अपने घर में कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। और साथ में ये बहुत ही डिप्रेसिंग भी होता है कि हमें दर्द हो रहा है हर वक्त, तो चिड़चिड़े से रहते हैं हम। तो गठिया बा के लिए कोई उपचार? गठिया में बहुत ज्यादा पेन जॉइंट्स के बीच आपको फील होना शुरू हो जाता है। देखिए, वैसे तो मेरी ये मान्यता है और आयुर्वेद की भी ये मान्यता है, जब प्रारंभिक स्टेज में आपको दर्द होना शुरू हो जाए तभी आपको उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। यदि स्थिति गंभीर भी हो गई है, आपको गठिया हो गया है, एक तो आपको नियमित दिनचर्या फॉलो करनी होगी। याद रखिए, प्रभावित हिस्से की आपको तिल के तेल से मसाज करनी है। पथ्य में उड़द तली भुनी चीजें, लाल मिर्च, गुड़ और चावल का आपको परहेज करना है। गठिया हो गया है तो एक तरह से महारस्नादि काढ़ा आता है, आप उसका सेवन करें और साथ में वृहद योगराज गुग्गुल का सेवन करें। याद रखिए, ये औषधि तभी आराम करेगी जब आप परहेज करेंगे। गठिया एक तरह से क्लिष्ट रोग है अगर वो बढ़ जाए, परंतु अगर धीरे धीरे आप परहेज के साथ ये दवाइयां लेते हैं तो आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो आचार्य जी, गठिया पूरी तरह से खत्म हो सकता है? देखिए, एक बार गठिया होने के बाद यदि आप परहेज करते हैं तो पूरी तरह से आपको आराम आ सकता है जी। परंतु यदि आप औषधि लेते हैं, कोई भी औषधि लेते हैं और पथ्य और अपथ्य, मतलब क्या खाना है, क्या परहेज करना है जी, फिर मुश्किल है, फिर ये संभावना नहीं है कि वो ठीक हो। जी। तो अब जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, शुगर आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट इंडिया में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है। तो शुगर को ठीक करने के लिए या डायबिटीज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कम एज में अगर आपकी शुगर बढ़ रही है और फर्स्ट एज में आपको पता चल जाता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी। आप देखिए, गुड़मार एक औषधि है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जी। और साथ ही साथ आप देखिए, आपको गेहूं की रोटियों का सेवन भी कम करना होगा। ध्यान रखिए, गेहूं की रोटियों का सेवन आपको कम करना है जी। और अच्छे तरह से आपको फ्रूट्स का सेवन करना है, सलाद का सेवन करना है, स्प्राउट्स का सेवन करना है। जी। ज्यादा मीठे फल, जिसमें बहुत ज्यादा मीठा तरबूज या आम, इन फलों का आपको सेवन नहीं करना है। जी। आपको करेले का जूस प्रयोग करना है। उसके अंदर थोड़ा आप नीम की टैबलेट्स ले सकते हैं या फिर नीम का काढ़ा आप पी सकते हैं। जी। नीम शुगर के लिए नीम फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो नए पत्ते आते हैं जी। उसका आप सेवन करें। जामुन की गुठली जी। का चूर्ण आप सेवन करें, ये शुगर में बहुत ही इफेक्टिव है। गुड़मार का सेवन करें, मैं फिर कहता हूँ गुड़मार का सेवन करें। और अपने तलवे कभी कभी जैसे नीम का पेस्ट बनाकर उसमें डुबो कर रखे, जी। आपको शुगर में आराम आ जाएगा। याद रखिए, हेल्दी दिनचर्या आपको अपनानी पड़ेगी। आपको चीनी को छूना नहीं है, कम मात्रा में गुड़ खाना है यदि जी। बहुत ज्यादा मन हो, और बहुत ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है। वजन बहुत ज्यादा है तो वजन कम करना पड़ेगा और एक अच्छी दिनचर्या आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ध्यान करें, प्राणायाम करें, जी। हल्के फुल्के व्यायाम करें, शुगर ठीक हो जाती है। इसका उपचार है। जी, क्योंकि ये एक मिथ्या है कि शुगर ठीक ही नहीं होती है। नहीं ये है। बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। यह मिथ्या नहीं है। आयुर्वेद में तो दिनचर्या हमें सिखाई जाती है। जी। दिनचर्या आप अपनाएंगे तो दुनिया का हर रोग ठीक हो जाता है। जी। और यदि आप दिनचर्या नहीं अपनाएंगे, आप कितनी भी औषधि खा ले नहीं, और उसके साथ आपका रोग कभी भी नष्ट नहीं होगा। मैंने एक रील भी देखी थी जिसके अंदर करेले और नीम के पत्ते और पानी
उसके साथ में आप उसके एक टब के अंदर जो लोग हैं वो चल रहे हैं। वो एक तरह से नेचुरोपैथी के अंदर बहुत ही अच्छा उपाय है जी आप कर सकते हैं। करेले का तो जूस आप बना के सेवन कर सकते हैं। सुबह आधा करेला ले, ज्यादा भी अगर आप नहीं पी सकते उसको ग्राइंड कर ले, थोड़ा जी। पानी ऐड कर ले, उसे छान कर पी ले, जी। शुगर में आराम होना शुरू हो जाएगा। जी और जामुन की गुठली का जो चूर्ण है, जामुन की गुठली का चूर्ण शुगर में बेस्ट है। जी डाइट में आपको अच्छा भोजन करना है, गेहूं की रोटियां नहीं खानी है, जी और आप अगर अच्छे तरह से अपना रूटीन, डेली रूटीन बना के चलेंगे, जी। शुगर में आराम आना शुरू हो जाता है। जी, क्योंकि शुगर में इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। बिल्कुल, आपको इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और दूसरे रोग आपको पकड़ लेंगे। जी। आपके स्किन पे अगर कोई रैशेज हो जाए या फिर कोई जख्म हो जाए, वो देर से भरेगा, बहुत देर से होता है। आपको वीकनेस भी आ सकती है, जी। या फिर आप ओवरवेट हो सकते हैं। तो नियमित दिनचर्या आपको अपनानी पड़ेगी। साथ में इन औषधियों का सेवन करें। एज अगर बहुत ज्यादा है और आप एलोपैथिक दवाई का सेवन कर जी। रहे हैं लंबे समय तक, जी तो एकदम से एलोपैथिक दवाइयां ना छोड़े शुगर की। जी। उसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं करेले का जूस और आयुर्वेदिक दवाइयां। एक और मैंने बात सुनी थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, शाम को मतलब आप छोड़ दीजिए खाना और 12 घंटे 16 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो भी आप रिवर्स कर सकते हैं। देखिए 16 घंटे आप देखिए, यदि आप शाम का खाना छोड़ते हैं, मैंने जी। अपने उसमें पहले भी बताया है जी कि शाम को वजन कम करना है तो शाम को आपको खाना छोड़ना होगा। जी आपने जैन सोसाइटी देखी है, जैन समाज देखा है, जी। उसमें वो क्लियर कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना है। जी। तो कहीं ना कहीं आज देखा है आपने, वो कम्युनिटी भारत में सबसे ज्यादा सफल भी है, जी क्योंकि उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए हैं। जी वो स्वस्थ भी रहते हैं और उन नियमों को फॉलो करते हैं। वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये शुगर ऐसा रोग है, ये हमारी कार्यशैली को खा जाता है, हमें काम नहीं करने देता। जी तो इसीलिए ये आप फास्ट कर सकते हैं, जी लेकिन 16 घंटे की फास्टिंग बहुत हो जाती है। जी शाम का खाना छोड़िए, कुछ रात के घंटे अच्छे से ऐड हो जाएंगे। सुबह नाश्ता आप अच्छा कीजिए, जी चीनी का शुगर किसी भी रूप में नहीं करना है, जी। तो आप आराम आ जाएगा। हाई बीपी आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमूमन जल्दी भी होने लगी है, पहले 40-45 के बाद देखा जाता था, लेकिन अब यंग लड़कों लड़कियों में भी देखा गया है कि हाई बीपी होने लग गया है। तो हाई बीपी को कैसे रोका जाए? बीपी की समस्या नई जनरेशन को बहुत ज्यादा होने लगी है। देखिए ध्यान दीजिए, तनाव मेन कारण है बीपी बढ़ने का, हाई बीपी। और जब बीपी होता है तो एक तरह से ना आपकी बॉडी के लिए वो स्लो पॉइजन कहलाता है। मतलब उसके साथ धीरे 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 बहुत सारे रोग आपके शरीर में आने वाले हैं। अब आपको बीपी की समस्या जब पहली बार पता चलता है कि आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, आप क्या करें, एक नियमित दिनचर्या अपनाएं और उन कारणों से दूर रहे जिससे आपको बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। हाई बीपी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, आपकी किचन से ही लेकर मैं आया हूं, बता देता हूं। दालचीनी का आप सेवन करें, पाउडर बना लीजिए उसका, डायरेक्ट दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। दूध बिना चीनी और बिना मलाई का होना चाहिए, और दालचीनी को शहद के साथ मिला के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, नियमित दिनचर्या अपनाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए जिसमें मैदा ना हो, चीनी ना हो। धीरे धीरे बीपी आपका कंट्रोल हो जाता है। कितना दालचीनी लेना चाहिए? दालचीनी आप ले सकते हैं 3 ग्राम तक दालचीनी आप एक टाइम ले सकते हैं हनी में मिला के, और सुबह शाम आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के आधा या 1 घंटा बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे होंगे इसके? रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। और यंग एज में, जैसे मैं मानता हूँ 40 के बाद अगर बीपी की प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। जी। जो गंभीर पेशेंट है और करीब 15 से 10 सालों से 15 सालों से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए एलोपैथी मेडिसिन को। अगर 70 या 75 की एज है उनकी, तो उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं इसमें क्लियर कहता हूँ। जी आचार्य जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्ञान मिला। बहुत हमें लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो फैमिली, हमारे जो दर्शक हैं, इनको बहुत लाभ होगा और आयुर्वेद को हम और अच्छे से समझ पाए हैं, और आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे जो हमारे घर में ही होते हैं हम उसके बारे में भी जान पाए हैं।
और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आचार्य जी खुद उसका आंसर करेंगे। इनके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन्हें रीच कर सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आसानी से लोग अपने घर में उपाय करके अपनी लाखों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेवल का, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मुझे अवसर प्रदान किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आयुर्वेद बहुत ही आगे तक जाने वाला फील्ड है। आज जो हमने बात की है वो एक तरह से 1% भी नहीं है, बहुत ही गहरा विज्ञान है। ये दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, इसे अपनाए, हमेशा स्वस्थ रखे और शुरुआत में ही अपना ले, कभी रोग नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।